नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बुक पर। मेरा नाम है शाहिद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पार्ट 2। इसके बारे में इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इनपुट आरसी सर्किट का हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का डीसी बायसिंग किया जाता है और उसका पूरा हमने देखा था कि कैसे डीसी बायसिंग करते हैं, कैसे कैसे इनपुट पैरामीटर्स और आउटपुट पैरामीटर्स सेट करते हैं। इनपुट पैरामीटर्स में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, आउटपुट पैरामीटर वही सेम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कैसे सेट करते हैं, वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप का ये डायग्राम है यहाँ पे जो दिखाया है। ये डायग्राम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, यहाँ पे बायसिंग, यहाँ पे बेस्ट इनपुट में वोल्टेज दिया जाता है, साथ ही साथ आउट में भी पावर वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है और इनपुट में भी सप्लाई दिया जाता है। और वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के जरिए R1 R2 के जरिए पैरामीटर सेट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं। आउटपुट के लिए यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं IB, बेस करंट, तो यहाँ से सेट किया जाता है। और आउटपुट का हम चेक करते हैं IC वर्सेस VCE। उसी प्रकार आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ से सेट करके R2 से अलग अलग वैल्यूज़ पर VCE के, और IB वर्सेस IB भी हम चेक करते हैं वेरिएशंस। और इसके साथ ही साथ हम इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स को निकालते हैं और उसके ज़रिए हमको क्यू पॉइंट मिलता है इनपुट का और आउटपुट का। आउटपुट का क्यू पॉइंट को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक तो वो डीसी लोड लाइन पर लाइव होना चाहिए इंटरसेप्टिंग पॉइंट पर कर्व के, और दूसरी बात है कि ये जो अभी ये क्यू पॉइंट जो है इनपुट और आउटपुट का वर्किंग कंडीशंस सेट करते हैं, जिससे कि हमारा ट्रांजिस्टर प्रॉपरली बायस टर्न ऑन होता है और हमें प्रॉपरली एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है आउटपुट में। एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का ये सर्किटरी है। इसमें ये जो C1 है, ये C1 और ये C2 ये कपलिंग कैपेसिटर्स है, और ये एमिटर बाईपास कैपेसिटर, ये एमिटर बाईपास रेजिस्टर R1 R2, ये जो है फिर ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग नेटवर्क है। RC कलेक्टर रेजिस्टर, VCC प्लस VCC जो है और DC पावर सप्लाई, और VIN ये AC सोर्स है, AC सोर्स पावर सप्लाई। तो यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर है। ये हम AC जो है बेस में देते हैं ट्रांजिस्टर इनपुट, और कलेक्टर से हम आउटपुट निकालते हैं, और यहाँ अक्रॉस RL हम आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहले तो लो फ्रीक्वेंसी भी, अभी हमने ट्रांजिस्टर टर्न ऑन किया प्रॉपर बायसिंग, तो ट्रांजिस्टर रेडी होता है, प्रिपेयर होता है कि इनपुट सिग्नल जो है इनपुट AC सिग्नल उसको रिसीव करने के लिए, तो रिसीव करने स्टार्ट करता है। पहले इनिशियली तो लो फ्रीक्वेंसी को ये सभी C1 C2 CE, साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर के अंदर भी जंक्शन कैपेसिटेंस होते हैं, जहाँ यहाँ बेस टू कलेक्टर जंक्शन और बेस टू एमिटर जंक्शन, इनके कैपेसिटेंस होते हैं। इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस, उनको हम बेस, यहाँ जो है CBC यानी कि बेस टू कलेक्टर कैपेसिटेंस, और ये यहाँ जो है CBE बेस टू एमिटर कैपेसिटेंस,
ये इंटरनल कैपेसिटेंस ट्रांजिस्टर के अंदर रहते हैं। तो C1 C2 CE ये भी लो इनिशियली लो फ्रीक्वेंसी को, और साथ ही साथ CBC और CBE इनका भी जो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो वेरी हाई रहता है। इसके कारण यहाँ इनपुट में इसके सिग्नल नहीं आता ट्रांजिस्टर के, और साथ ही साथ ये नियरली इक्वल टू ओपन रहते हैं CBC और CBE, तो ओवरऑल ट्रांजिस्टर के परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इसलिए आउटपुट में भी हमको कुछ आता नहीं है। लो फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी ये टर्म कहूँ तो आप इसको इस तरह लीजिए, स्पीड ऑफ द सिग्नल, नथिंग बट स्पीड ऑफ द सिग्नल है, स्पीड ऑफ द सिग्नल। यहाँ हम इनपुट सिग्नल की बात करें तो इनपुट सिग्नल का स्पीड, और एक टर्म आएगा XC, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये एक नथिंग बट ये क्या है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये दो टर्म को जिसको नहीं समझ में तो उसको इस तरह लीजिए, फ्रीक्वेंसी जैसा कि सिग्नल का स्पीड है, और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसा कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। और ये 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट बताता हूँ कि इस टर्म को भी इस तरह लीजिए, F इज इक्वल टू 1/2πRC, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2πRC। RC मीन्स टाइम कांस्टेंट है ये, यानी कि जितना टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा उतना फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/2π, ये तो इसको कांस्टेंट को रिप्लेस किया प्रोपोर्शनलिटी साइंस, तो साइंस से, तो फ्रीक्वेंसी ये जो है टाइम कांस्टेंट के इनवर्सली आता है, यानी कि टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, और टाइम कांस्टेंट कम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। एक इसका रिलेशनशिप मैंने एक्सप्लेन किया। अभी एक चौथा एक इक्वेशन है कि XC इज इक्वल टू 1/2πFC, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, इसके यानी कि स्पीड, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है कैपेसिटर की, वो अगर ज़्यादा रहेगी तो रिएक्टेंस कम रहेगा, और वो कम रहेगी, वो स्लो रहेगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो ये भी रिलेशनशिप मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये चारों आप ध्यान में लीजिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ, तब अभी मैं पढ़ाने के वक्त है तब। तो बाद में से जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, अभी हाई फ्रीक्वेंसी में क्या रहता है कि ये जंक्शन कैपेसिटेंस, इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस, इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस ट्रांजिस्टर्स का, ये जो है ये कौन कौन से, CBC और CBE, यानी कि बेस टू कलेक्टर कैपेसिटेंस और बेस टू एमिटर कैपेसिटेंस, ये ट्रांजिस्टर के इंटरनल कैपेसिटेंस होते हैं। और उसके साथ साथ स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस, स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंसेस, यानी कि ये ये एम्पलीफायर के इनपुट में, एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट के जो वायरिंग्स है, या फिर PCB में जो ट्रैक्स रहते हैं उनके इनपुट के, इनपुट वायरिंग के और आउटपुट वायरिंग के बीच में जो कैपेसिटेंस रहता है उनको स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस रहता है। ये भी इफेक्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी में जो वोल्टेज गेन है उसके ऊपर। तो इनके कारण जो है हाई फ्रीक्वेंसी में हमारे को वोल्टेज
जो रिक्वायर्ड वोल्टेज गेन होना चाहिए, वोल्टेज गेन हमको मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है, रिड्यूस्ड वोल्टेज गेन मिलता है। तो कैसे ये देखेंगे अभी। तो अभी ये सी बी सी जो है, इन केस ऑफ अभी सी बी, अभी सी बी के बारे में अभी यहाँ पे देखो, ये सी बी है बेस्ट टू एमीटर का। जैसा जैसा हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं इनपुट का, यहाँ पे एसी सोर्स है इनपुट का, तो ये तो शॉर्ट होएगा। हाई फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ये शॉर्ट होएगा, सी वन शॉर्ट होता है, यानी कि सी वन शॉर्ट होता है, सी टू शॉर्ट होता है, और साथ ही साथ सी भी शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे तो बेस में तो सिग्नल आएगा, लेकिन यहाँ पे ये पहले इनिशियली तो ओपन था, ओपन यानी कि रिएक्टेंस होने के, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होने के कारण इसका इनिशियली तो क्या रहता है, हाई रिएक्टेंस रहता है सीबीई का। साथ ही साथ सीबीसी का भी, सीबीसी का भी हाई रिएक्टेंस रहता है इनिशियली, तो इसलिए वो ओपन रहते हैं सर्किट में से। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्या होता है कि इसका जंक्शन ब्रेकअप होना चालू होता है, तो इसमें से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप आना चालू है। जैसा कि अभी यहाँ पे देखो, मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक अलग से फी इन। तो ये जो है ये अभी आर इक्विवेलेंट, और ये एक्चुअली सी बी है, सी बी। और यहाँ से हम इधर ये बेस है, यहाँ पे ये बेस, ये मीटर यहाँ इधर, और इधर जो है कलेक्टर। तो यहाँ अभी ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे 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 अभी आप यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर एक नेटवर्क बनाता है सीबी, कैसे देखो। तो आर इक्विवेलेंट मैं बताता हूँ, आर इक्विवेलेंट क्या रहता है कि ये आर वन आर टू, साथ ही ये इनपुट लूप का देख रहे हैं हम, इनपुट लूप, ये लूप। तो ये लूप में क्या होता है, इनपुट आरसी सर्किट। तो इसमें क्या होता है कि आर वन आर टू कौन कौन से रेजिस्टर्स आते हैं, आर वन आर टू, और साथ ही साथ वोल्टेज सोर्स का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वी एस, यहाँ पे वी एस, सॉरी आर एस, आर एस। और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ट्रांजिस्टर का बीटा आर ई डैश, आर ई डैश इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बीटा टाइम्स आर ई डैश होता है ट्रांजिस्टर का। तो ये सभी वोल्टेज ड्रॉप करने चालू करते। अभी ये जो है ये आर वन आर टू आर एस और बीटा आर ई डैश, ये अगर थेवेनिन थ्योरम से देखा जाए तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि आर एस और आर एल, आर वन और आर टू एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, उनके साथ पैरेलल में आर एस भी कनेक्टेड है, और इन सभी के साथ पैरेलल में बीटा आर ई भी कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे रहता है बीटा आर ई। तो ये इनके साथ पैरेलल में, एक दूसरे के साथ ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो इनका जो पैरेलल आर, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो है, आर इक्विवेलेंट ए आर एस पैरेलल्स आर वन पैरेलल्स आर टू पैरेलल्स बीटा आर ई डैश। ये आर एस जो है सोर्स का, हर एक सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। आर वन पैरेलल्स आर टू, ये भी पैरेलल में, सभी पैरेलल में एक दूसरे के रहते हैं। और बीटा आर ई डैश टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये सभी एक दूसरे के पैरेलल में रहते हैं, इसलिए इसलिए क्या है कि इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट रहता है, आर इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के सीरीज में। तो इन सभी का निकल के आता है आर इक्विवेलेंट। तो ये जो है ये आर इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे लिया है, और ये बेस आर इक्विवेलेंट से होके यहाँ पे बेस में हमको सिग्नल आता है इनपुट सोर्स का। तो ये बेस में यहाँ पे बेस लिया मैंने, और यहाँ से इधर से बेस से यहाँ से इधर कलेक्टर की तरफ यानी कि बेस करंट का बेटा
कलेक्टर करंट कितना होता है, बीटा टाइम्स आई बी। ये इतना कलेक्टर करंट इधर जाएगा और ये इधर से बेटा बेस से एमीटर की तरफ जो है इधर भी करंट फ्लो होगा ऐसे, ऐसा। तो इधर अभी जैसा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि इसका जो रिएक्टेंस है वो रिएक्टेंस वेरियर था, पहले ओपन था, तो रिएक्टेंस रिड्यूस होना चालू होता है, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आना चालू होता है अक्रॉस सी बी। सी बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यानी कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आना चालू होता है, तो ये जंक्शन ब्रेक होना चालू होता है और यहाँ से करंट फ्लो होना चालू होता है। अभी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा बोले तो ये वोल्टेज डिवाइडर, ये इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण यहाँ आर ये जो है ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में इसका कन्वर्ट इसका कन्वर्जन वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में होता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप आने के कारण ये जो यहाँ पे था पॉइंटर जहाँ से हम आउटपुट निकाल रहे थे कलेक्टर से, यहाँ से कलेक्टर की तरफ आउटपुट निकाल रहे थे, वो इधर आएगा ऐसा नीचे की तरफ। फिर ये इधर न्यू इधर समझे यहाँ पे आया, तो इतना रेजिस्टेंस इसका बढ़ता है, यानी कि आर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसके कारण आर इक्विवेलेंट बोले तो आर वन आर टू आर एस और बीटा आर ए डैश, ये इसका रेजिस्टेंस जो है टोटल रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होता है, यानी कि इनमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा आना चालू होता है और इनका रेजिस्टेंस बनने के कारण, यानी कि इसलिए आर वन आर टू आर एस यानी कि वोल्टेज सोर्स और ट्रांजिस्टर ये सभी क्या करते हैं वोल्टेज ड्रॉप देना चालू स्टार्ट करते हैं। इसके कारण यहाँ पे जो सी बी का जो है इसका जो रिएक्टेंस है रिड्यूस होने के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप आता है, तो वोल्टेज ड्रॉप आने के कारण इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है सीबी से जंक्शन ब्रेक होके, तो इसलिए यहाँ से इधर से करंट फ्लो होता है। और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाए वैसे वैसे इधर धीरे और वोल्टेज ड्रॉप आएगा और आएगा, और इसमें से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा और यहाँ पे रिएक्टेंस इसका वेरी लो होगा, यानी कि यहाँ पे। तो इसी तरह सी बी जो वोल्टेज ड्रॉप आता है उसके कारण वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनता है। अभी इसलिए वोल्ट इनपुट और आउटपुट जो हमको मिलने वाला है इसमें फेज डिफरेंस देखने मिलता है इनके वेव फॉर्म में। जो फेज शिफ्ट आता है वो पहले तो या लो फ्रीक्वेंसी यहाँ मानेंगे, लो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ये कलेक्टर यहाँ पे पॉइंटर होगा, तो यहाँ पे क्या है इसका ओपन था। अभी धीरे 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 हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए तो यहाँ पे आया और यहाँ से ये समझो 45 डिग्रीज पर है। इनके अकॉर्डिंग टू यानी कि फेज एंगल के हिसाब से अभी फेज इन पॉइंट ऑफ हम फेज एंगल के इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल हम देखेंगे इसको। तो फेज यानी कि ये फेज शिफ्ट होता है यहाँ पे आरसी फेज शिफ्ट, तो यहाँ पे 45 डिग्रीज पे यहाँ पे जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे वैसा वैसा फेज शिफ्ट भी बढ़ेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। यहाँ पे एक 90 डिग्रीज समझो और यहाँ पे तो 180 डिग्रीज यानी कि आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पे जो है 45 आने के बाद यहाँ तक तो लो फ्रीक्वेंसी रहता है, लेकिन 45 के बाद जो है हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होता है 90 डिग्रीज तक। हम और 90 डिग्रीज हाई फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक आती है हाई फ्रीक्वेंसी की 90 डिग्रीज फेज शिफ्ट को। तो इस प्रकार अभी और 90 डिग्रीज के बाद जो है यहाँ पे भी फेज शिफ्ट आएगा और 180 डिग्रीज को तो आउट ऑफ फेज जाएगा, यानी कि इनपुट के आउट ऑफ फेज आउटपुट आएगा, यानी कि इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव आउटपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा और 180 डिग्रीज को, और इनपुट का जो नेगेटिव हाफ साइकिल है तो इसका
पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगा आउटपुट में, यहाँ इनपुट का 180 डिग्रीज को 180 डिग्रीज को और यहाँ आउटपुट को 180 डिग्रीज को। तो यहाँ तक नहीं जाते हम, मैक्सिमम जो हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू है 90 डिग्रीज तक हम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एक मिलर इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी सीबी के कारण कैसे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनता है, तो यहाँ पे जो है आर इक्विवेलेंट में वोल्टेज ड्रॉप बनने के कारण यहाँ पे आर इक्विवेलेंट में वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बनने वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आने के कारण क्या होता है कि इनपुट में हमारे ट्रांजिस्टर के जो इनपुट में यानी कि बेस में बेस इनपुट में हमको ज़्यादा ज़्यादा सिग्नल हमको कम मिलता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा रेजिस्टर आर इक्विवेलेंट बनने के कारण वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है, तो मोस्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल जो हमको मिलना चाहिए वो लॉस्ट हो जाता है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप में। तो इसलिए अभी इन केस ऑफ सीबी हमने देखा सॉरी एक मिनट, अभी अभी सीबीसी जो है ये मैं नेक्स्ट पेज पर लेता हूँ, आर इक्विवेलेंट ये सी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिया है मैंने, सी बी सी ए आर सी ए आर एल और ये प्लस वी सी सी, और यहाँ पे ये जो है बेस टर्मिनल ट्रांजिस्टर का यहाँ पे एमीटर और यहाँ पे कलेक्टर। अभी सेम केस यहाँ पे है, यहाँ भी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनता है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि इनिशियली सीबीसी ए जो ओपन रहेगा यानी कि फेरियर रिएक्टेंस रहेगा इसका सीबीसी का, तो लो फ्रीक्वेंसी जैसा जैसा हम ये सी पी सी और ये सी बी एक्चुअली यहाँ पे ये प्योरली कैपेसिटेंस नहीं रहता है, जंक्शन कैपेसिटेंस है जो ब्रेकअप होते हैं। अभी यहाँ पे देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सीबीसी का वैल्यू रिएक्टेंस ए रिड्यूस होना चालू होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें से वोल्टेज ड्रॉप आना चालू होता है, तो ये पॉइंटर इधर की तरफ मूव करता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा ना सीबीसी का, तो इधर की तरफ समझो मूव किया है पॉइंटर ने, तो इसका ऑब्वियसली आरसी का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और उसके कारण आरसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आना स्टार्ट होता है। अभी इनिशियली यहाँ पे क्या होता है कि ये ओपन रहने के कारण जितना भी प्लस वीसीसी सप्लाई है वो थ्रू आरसी आरएल के अक्रॉस आ जाता है, यानी कि आरएल इधर आता है क्योंकि यहाँ पे तो ओपन है तो इधर आता है, तो जितना भी आरसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उतना आरएल आरसी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता है उतना ही आरएल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता है, यानी कि दोनों दोनों भी इक्वली वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। और ये जो है वर्चुअली कनेक्टेड टू प्लस ईसीसी, यानी कि फिर यहाँ पे आउटपुट इसका जो आउटपुट टर्मिनल है आरएल का ये प्लस वीसीसी को वर्चुअली कनेक्टेड हो जाता है और ये ग्राउंड टर्मिनल, तो क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे अभी यहाँ पे ये पॉइंटर आएगा इधर। अभी जैसा और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं वैसे यहाँ पे आएगा, ये समझो ये 45 है तो 90 डिग्रीज और ये 180, यानी कि 180 को पूरा का पूरा शॉर्टेड रहते हैं सीबी और सीबीसी। इसके कारण क्या होता है कि जितना भी इनपुट सिग्नल है उसके ऑपोजिट में आउटपुट से सिग्नल जाता है, यानी कि इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल तो आउटपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल दिखता है, आउटपुट सिग्नल ऑपोजिट सिग्नल जाता है। तो इसलिए 180 डिग्रीज में ये ट्रांजिस्टर जो है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर ये जैसा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इतना ये जो बताया यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है
ये तो शॉर्टेड हो गया है, तो जैसे जैसा इसका ये जो है रिएक्टेंस डिक्रीज होता है, रिड्यूस होने चालू होता है, यहाँ आरसी के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप आना चालू होता है, जितना आरसी का अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आता है उतना ही आरएल के अक्रॉस आता है। तो ये जो उतना ही तो ऐसा कह सकते हैं कि हमने वो सिंप्लीफाइड डायग्राम में देखा है कि ये वीओ जो है आरएल का आउटपुट टर्मिनल जो है वो प्लस वीसीसी के साथ वर्चुअली कनेक्टेड है। तो ये प्लस वीसीसी वर्चुअली प्लस वीसीसी बन जाता है आउटपुट टर्मिनल आरएल का, और ये तो ग्राउंडेड है। और यहाँ पे 90 डिग्रीज तक यानी कि फेज शिफ्ट जब आता है 45 टू 90 डिग्रीज, तो इसका 90 हाई फ्रिक्वेंसी के मैक्सिमम तक यानी कि 90 डिग्रीज तक का फेज शिफ्ट देता है। तो ये सीबीसी जो है अभी ये कैसा वर्क करता है, अभी इसके पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल को लेते हैं। वी इनपुट सोर्स जो है हमारा एसी है, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यह पॉजिटिव है और ये ग्राउंडेड है। तो इधर से करंट फ्लो होगा आर इक्विवेलेंट में से यहाँ से, और करंट फ्लो होने के कारण ये यहाँ पे फीन जो है, फीन यानी कि फी बी बेस टू एमीटर वोल्टेज ये है। जंक्शन ब्रेक होने के कारण, सीबी का जंक्शन ब्रेक होने के कारण इधर से करंट फ्लो होना चालू होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर से, यानी कि इस यहाँ पे सर्किट में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जंक्शन ब्रेक होने के कारण फ्लो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो एमीटर में जो एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करता है थ्रू बेस टू कलेक्टर, कलेक्टर के सीबी जंक्शन पर। सीबी एक डिप्लेशन लेयर जंक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये निगेटिव सॉरी, हाँ निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करता है, यानी कि निगेटिव इंजेक्ट करता है। पहले से ही सीबी में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कलेक्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, तो कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन बढ़ता है सीबीसी का। इसके कारण ये यहाँ से जो फ्लो है वीसीसी का प्लस वीसीसी का थ्रू आरएल, यहाँ पे डाइवर्ट होके थ्रू आरएल फ्लो होता है, तो थ्रू आरसी वाई आरसी। तो जितना बाद में से इसका रिएक्टेंस रिड्यूस होना चालू होता है, जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सीबीसी का रिएक्टेंस रिड्यूस होना चालू होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे सीबीसी के प्लेट पर, और इधर भी ये यहाँ पे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट करने के बाद जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये पॉजिटिव, इसका जो पॉजिटिव प्लस वीसीसी का पॉजिटिव है ये इस पर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन करके ये जंक्शन ब्रेक करके एक निगेटिव इस डायरेक्शन में निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, जबकि पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और यहाँ पे बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉजिटिव बन जाएगा हमारा बेस हाफ साइकिल में। और ये कैसा रहता है, यानी कि प्लस वीसीसी यानी कि वर्चुअली यहाँ से इधर तो ये ओपन रहेगा, यहाँ प्लस वीसीसी आरएल का आउटपुट टर्मिनल प्लस वीसीसी को वर्चुअली कनेक्टेड है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव चार्जेस इधर आएगा, ये जंक्शन ब्रेक होके जैसे जैसे हम इंक्रीज यहाँ का रिएक्टेंस इसका रिड्यूस होगा सीबीसी का, और ये पॉजिटिव चार्जेस इधर आएंगे थ्रू कलेक्टर से यहाँ पे बेस पर आए, बेस टर्मिनल में आएंगे यहाँ पे, और ये पॉजिटिव बेस टर्मिनल हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स तो एमिटर थ्रू बेस कलेक्टर की तरफ इंजेक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सीबीसी वाई सीबीसी से होके
सीबीसी में थोड़ा और भी थोड़ा रिएक्टेंस रहता है, लेकिन बहुत सारा रिड्यूस होता है, और यहाँ से आरएल के फिर आउटपुट टर्मिनल को आएगा, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल को आके इधर आएगा। और यहाँ से आउटपुट टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस उठाएगा, और ये बेस टर्मिनल को यहाँ पे आके थ्रू सीबीसी बेस टर्मिनल पे ये आके यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव बन जाएगा हमारा बेस्ट टर्मिनल। और ये इधर से पॉजिटिव फ्लो हो रहा है ना, इधर से सोर्स का पॉजिटिव, और इधर हाफ फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे, और इधर से निगेटिव फ्लो हो रहा है, इधर से ये निगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये जो है इधर फ्लो होगा, यहाँ से इधर कलेक्टर टू एमिटर। तो इस डायरेक्शन में तो फ्लो हो रहा है, और सोर्स हमारा जो इनपुट सोर्स है उसका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और उसी डायरेक्शन में कलेक्टर टू एमिटर, यानी कि इधर से आउटपुट से कलेक्टर कहने के बजाय यहाँ आउटपुट से एमिटर की तरफ, ये एमिटर ये सोर्स के निगेटिव यानी कि ग्राउंड को ये पॉजिटिव जो चार्जेस है ये एज ए करंट सोर्स बिहेवियर करता है अभी। तो ये पॉजिटिव जो चार्जेस हैं इधर की तरफ फ्लो करेंगे, ग्राउंडेड होंगे, और यहाँ से ग्राउंड से निकल के ये इलेक्ट्रॉन्स ये थ्रू एमिटर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर सोर्स की तरफ आएंगे। तो इसलिए ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो है हमारा आउटपुट जो है ये मिलर इफेक्ट है, यानी कि मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस यहाँ पे होता है। ये मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस एक ऐसा कैपेसिटेंस है, इट द कैपेसिटेंस appears as कनेक्टेड आउटपुट कनेक्टेड फ्रॉम आउटपुट टू ग्राउंड। मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलता है हमको, CMO आउटपुट का आउटपुट मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस, और पॉजिटिव मिलता है वो वो एक कैपेसिटेंस है जो आउटपुट से कैपेसिटेंस वो appears as आउटपुट कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ये तो इसका इक्वेशन है 1 प्लस AV डिवाइडेड बाय AV इंटू सी एफ ए जो ACF जो है ये नथिंग बट ACF क्या है, CBC है, फीडबैक कैपेसिटेंस, यानी कि फीडबैक फैक्टर के साथ आता है CMO आउटपुट मिलर कैपेसिटेंस, इसको मिलर इफेक्ट कहते हैं। तो आउटपुट से देखने के बाद ये जो कैपेसिटेंस है CBC इस तरह से नज़र आता है कि इसकी वैल्यू इतना होता है 1 प्लस AV अपॉन AV इंटू CF। अगर AV की वैल्यू 10 या उससे ज़्यादा है तो ये मिलर इफेक्ट आउटपुट का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है ये नियरली इक्वल टू CF बन जाता है, फीडबैक कैपेसिटेंस। तो इसमें फीडबैक इफेक्ट देखने मिलता है, इसके कारण हमको वोल्टेज गेन वेरी वेरी मच रिड्यूस्ड वोल्टेज गेन मिलता है आउटपुट में। इधर आउटपुट से देखा जाए, आउटपुट यानी कि एमीटर से देखा जाए तो ये CBC एक ऐसा लगता है कि ये कनेक्टेड है फ्रॉम आउटपुट टू ग्राउंड, और इसकी वैल्यू इस तरह लिखते हैं 1 प्लस AV डिवाइडेड बाई AV इंटू CF, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू CF। और ये CF जो है कैपेसिटेंस है, ये इनपुट आउटपुट से इनपुट, यहाँ पे इनपुट है तो आउटपुट से इनपुट को ये फीडबैक देता है। जैसा कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक अलग से सर्किट, ये इनपुट है हमारा, और
ये सी एफ है, ए वी ए और ये आउटपुट। तो ये सी एफ यानी कि सी एफ क्या है, सी बी सी, बेस टू कलेक्टर कैपेसिटर, ए फीडबैक कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। तो ये मिलर इफेक्ट आउटपुट कैपेसिटेंस ए है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, अभी निगेटिव हाफ साइकिल में जो है, निगेटिव हाफ साइकिल में, ये निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि यहाँ से, अभी यहाँ से इधर से पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, तो यह इधर से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे और इधर से नेगेटिव चार्जेस आएंगे उस टर्मिनल से, सोर्स के, और इधर से पॉजिटिव पॉजिटिव सोर्स का नेगेटिव एन जो है पॉजिटिव बन जाएगा, तो इधर से पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे। तो एमीटर क्या करेगा, एमीटर अभी पॉजिटिव चार्जेस इंजेक्ट करेगा, एमीटर के जो इलेक्ट्रॉन से इधर की तरफ मूव होंगे, तो और ये पॉजिटिव चार्जेस जो है इधर से मिलने वाले सोर्स की तरफ से वो थ्रू बेस कलेक्टर की तरफ इंजेक्ट करके यहाँ पे जो है इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट होंगे, और यहाँ से तो पहले से ही नेगेटिव चार्जेस सीबीसी में मौजूद है, तो रिकम्बाइन हो जाएंगे और ये जंक्शन ब्रेक होके इसका रिएक्टेंस रिड्यूस होगा। तो ये मोर निगेटिव, अभी इस केस में क्या होता है कि बेस है ये मोर निगेटिव बन जाता है, जबकि निगेटिव हाफ साइकिल में बेस मोर निगेटिव बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्जेस आते हैं। अभी यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस ये जंक्शन ब्रेक किक करके कहा जाते हैं, तो इधर से ये थ्रू ग्राउंड को जाते हैं, थ्रू आर एल ग्राउंडेड हो जाते हैं, और यहाँ से ये निगेटिव चार्जेस ग्राउंड से उठाते हैं, तो ये निगेटिव चार्जेस थ्रू सी बी सी यहाँ पे आते हैं। तो अभी ये आर एल का जो सेकंड वाला ग्राउंडेड टर्मिनल है वो एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल सॉरी बेस ए ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, और ये अभी यहाँ पे देखो निगेटिव हाफ साइकिल में अभी इनपुट की तरफ से देखेंगे तो ये सी बी सी, ये जो कैपेसिटर है ये कैसा लगेगा कि जैसा कि ये जैसा कि ये क्या है, यहाँ ये ग्राउंड टर्मिनल और ये इनपुट, इनपुट टू ग्राउंड। अभी ये क्या है, सी एम आई इज इक्वल टू 1 + 1 + ए वी इंटू सी एफ, यानी कि ये इस तरह लगता है। अब इसका डेरिवेशन जो है सी एम आई और सी एम ओ का एक टेक्स्ट बुक में दिया, आप देखिए, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो सी एम आई यानी कि मिलर इफेक्ट इनपुट कैपेसिटेंस, तो इसकी वैल्यू 1 + ए वी इंटू सी एफ। अभी इनपुट इधर इनपुट तरफ से यानी कि बेस टर्मिनल तक के तरफ से देखेंगे सी बी सी को, तो सी बी सी लाइक अभी सी एफ यानी कि सी बी सी, तो सी बी सी लाइक ऐसा दिखता है 1 + ए वी इंटू सी बी सी यानी कि सी एफ। तो ये मिलर इफेक्ट इनपुट कैपेसिटेंस ये एक ऐसा कैपेसिटेंस है जो अपीयरेंस एज अ इनपुट कनेक्टेड टू द ग्राउंड, इट अपीयर्स एज अ इनपुट कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो और इसमें फीडबैक जो कैपेसिटेंस सी एफ है ये क्या करता है कि यहाँ पे अभी पॉजिटिव मोर पॉजिटिव या मोर निगेटिव आ गए बेस में। अभी यहाँ पे थोड़ा अलग से ड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अभी हमने बेस है, ये बेस, ये बेस, ये मीटर और एक कलेक्टर। अभी यहाँ पे सीधा ऐसे करते हैं, तो ये अभी वी इन ए वी ओ वी सी सी और एक ग्राउंड। अभी ये जो है ये नहीं ले तो चलेगा, अभी ये अभी यहाँ पे है, और ये तो ये वीन के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये हमारा बेस जो है मोर पॉजिटिव होगा, और हमने जैसा कि हमने अभी अभी देखा। और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा,
कि नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा बेस जो है, हमारा बेस जो है ये मोर नेगेटिव होगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, अभी ये नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर देखा हमने कि किस तरह यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हमको ये मिलता है सी एम ए सी एम ओ, यानी कि मिलर इफेक्ट आउटपुट कैपेसिटेंस से कितना होता है 1 + ए वी, ऐसा दिखता है आउटपुट साइड से, एमीटर साइड से देखा तो। एक यहाँ पे कौन सा सी बी सी, एक कैपेसिटर इस तरह दिखता है इंटू सी बी सी, यानी कि सी एफ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ग्राउंडेड। तो ये जो है ये क्या है, सी एम आई, यानी कि मिलर इफेक्ट इनपुट कैपेसिटेंस है 1 + ए वी इंटू सी एफ आई, यानी कि सी एफ यानी कि सी बी सी, इसको सी बी सी भी लिखे तो चलेगा। तो सी बी सी इस तरह दिखता है, इनपुट साइड से देखा और आउटपुट साइड से देखा तो इस तरह दिखता है। तो और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने देखा कि किस तरह आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैंने बोला कि ये ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो और ये भी, ये तो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, तो फ्लो जो है इस तरह पाएगा, यानी कि ये आउटपुट कनेक्टेड टू द ग्राउंड इस तरह पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, आउटपुट से यहाँ इधर निगेटिव आएगा, निगेटिव ये आउट आर एल के आउटपुट टर्मिनल में यहाँ पे डिफ्यूज होगा निगेटिव चार्जेस, और यहाँ से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव चार्जेस उठा के इस तरह ये ग्राउंडेड हो जाएगा, यानी कि इधर करंट फ्लो होगा सेम फेज में। कहाँ तक, फेज फेज डिफरेंस, फेज शिफ्ट, फेज एंगल के 45 डिग्री से 90 डिग्री तक ये इस तरह फ्लो होगा। लेकिन उसी टाइम ये फीडबैक भी देगा आउटपुट से इनपुट को, यानी कि ये पॉजिटिव जो चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस तो पॉजिटिव साइकिल में इस तरफ आ रहे हैं और नेगेटिव इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी, यानी कि पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में फीडबैक देगा, यानी कि ये इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फीन के इस टर्मिनल को। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव थ्रू आर एल ग्राउंडेड हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव उठाएगा और नेगेटिव यहाँ पे बेस के बेस में आएगा, तो ये मोर नेगेटिव हो जाएगा बेस। और ये ऑलरेडी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव, और इधर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो टर्मिनल है सोर्स का ये नेगेटिव रहेगा। तो ये जो मोर नेगेटिव है, ये नेगेटिव किधर जाएगा, इधर नेगेटिव। अभी इसमें क्या होता है, इसमें इधर से पॉजिटिव आता है और इधर से नेगेटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल में, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव इधर आता है, सॉरी पॉजिटिव इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव इधर से इधर आएगा, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पे जो एन मोर नेगेटिव होता है बेस टर्मिनल नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो जो नेगेटिव इसका चार्जेस है वो किधर को जाएगा, अभी किधर जाएगा, तो इस तरफ आएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन ग्राउंड पॉजिटिव सोर्स के अब ये पॉजिटिव हो गया ना सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को। तो सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, जिधर से पॉजिटिव उठाता है वो उस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, तो सोर्स का पॉजिटिव यानी कि सोर्स का ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि सोर्स का सोर्स, जैसा कि सोर्स कनेक्टेड टू द ग्राउंड, यानी कि इनपुट, ये मिलर इफेक्ट इनपुट कैपेसिटेंस दिखाता है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में और पॉजिटिव हाफ साइकिल में
मिलर इफेक्ट आउटपुट कैपेसिटेंस दिखाता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में सोर्स कनेक्टेड टू द ग्राउंड, और ये मोर नेगेटिव हो जाता है बेस, हमारा बेस, और ये पॉजिटिव की तरफ इधर से इधर सेम सेम फेज में फ्लो करेगा करंट, लेकिन नेगेटिव इधर इधर नेगेटिव फीडबैक देगा सोर्स को। अभी जबकि नेगेटिव इधर से इधर नेगेटिव इधर से इधर आ रहा है, और नेगेटिव ये फीडबैक इधर से दे ऑपोजिट डायरेक्शन में फीडबैक देगा, तो इसको नेगेटिव फीडबैक भी कहते हैं। तो जैसा जैसा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसा वैसा फेज शिफ्ट ज़्यादा होता है, और ज़्यादा इसका रिएक्टेंस सीबीसी का रिएक्टेंस रिड्यूस होने चालू होता है, मैक्सिमम तक रिड्यूस होता है। तो मैक्सिमम ये फीडबैक फैक्टर जो है सी एफ, ये मैक्सिमम तक बढ़ जाता है, यानी कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैक्सिमम हो जाता है। कहाँ तक? जब फेज एंगल अप्रोचेस 90 डिग्रीज को अप्रोचेस होता है, तब ये जो सी एफ है, फीडबैक कैपेसिटेंस ए भी, इसका भी ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका भी मैक्सिमम बन जाता है। तो इसी सी एफ फीडबैक कैपेसिटेंस के कारण, जो कि आउटपुट से इनपुट को फीडबैक देता है, इसके कारण ये जो है मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस बढ़ता है सर्किट में। और उस यानी कि इसकी इसकी वैल्यू बढ़ने से क्या होता है कि इसकी वैल्यू बढ़ती है सी एम और सी एम आई की, तो इसके कारण हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज गेन मिलने वाला है वो रिड्यूस होता है, उसके कारण हमको रिड्यूस नहीं होता है, रिड्यूस रिड्यूस वोल्टेज गेन मिलता है आउटपुट में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है, जैसे या सर्किट में भी देखो, सॉरी, हाँ सर्किट में मैं बताया कि यहाँ, नहीं सर्किट किधर है, हाँ यहाँ सर्किट में, अभी यह सर्किट में भी इन टर्म्स ऑफ सर्किट एक्सप्लेन करूँ कि इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस होता है, ये सी एम आई और ये सी एम ओ, यहाँ पे सी एम ओ। तो ये सी एम आई, ये जैसा कि कैपेसिटर अपेयरेंस एज इनपुट कनेक्टेड, अपेयरेंस एज इनपुट कनेक्टेड टू द ग्राउंड, और कैपेसिटेंस अपेयर्स सी एम ओ का कैपेसिटेंस अपेयर्स एज आउटपुट कनेक्टेड टू द ग्राउंड, और इनकी वैल्यूज में मैंने बताया। तो ये सी एफ फीडबैक कैपेसिटर नथिंग बट ये क्या है, सीबीसी है, बेस टू कनेक्टर कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस। तो ये इधर बेस से इधर, इन टर्म्स ऑफ सर्किट में एक्सप्लेन करता हूँ, तो इधर से इधर फीडबैक देता है, आउटपुट से इनपुट की तरफ इधर, यहाँ पे कभी पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव चार्जेस का फीडबैक देता है, तो कभी नेगेटिव चार्जेस का फीडबैक देता है, इन अकॉर्डेंस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये फीडबैक फैक्टर जैसा जैसा हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे चार्जेस का फीडबैक फैक्टर भी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इसके कारण हमारे को जो वोल्टेज गेन मिलना चाहिए आउटपुट में, वो वेरी वेरी रिड्यूस्ड वोल्टेज गेन मिलता है। तो अभी हम बात करेंगे कि एक, तो इसका ओवरकम, इस सिचुएशन को ओवरकम कैसा करें। यहाँ पे तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जो है, अभी यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया, और एक बार ड्रॉ करता हूँ, ये बेस, एक कलेक्टर, और ये एमीटर, सॉरी ये एमीटर। तो जैसा कि हमने देखा, फेज एंगल यहाँ पे ये लो फ्रीक्वेंसी को, इसका इसका सीबी का रेजिस्टेंस इतना होता है, यानी वो नियरली ओपन और आर इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं था, ये यहाँ पे
और ये फेज एंगल जो है, ये फेज एंगल समझो 45 डिग्रीज, यानी कि इतना फेज शिफ्ट होता है। यानी कि इसका रिएक्टेंस जैसे रिड्यूस होता है वैसे वैसे इसमें से वोल्टेज ड्रॉप आना चालू होता है, तो ये पॉइंटर इधर की तरफ रिएक्टेंस इसका रिड्यूस होता है जैसा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, तो इसका यानी कि पॉइंटर इधर से इधर आएगा और आर इक्वलेंट बढ़ेगा। तो फेज शिफ्ट भी जैसा जैसा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसा वैसा फेज शिफ्ट भी इनपुट और आउटपुट के बीच, वेवफॉर्म्स के बीच में आना चालू होगा। और फेज एंगल जो है 45 डिग्रीज। अभी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो यहाँ समझो फेज एंगल है 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। और डिक्रीज किया तो यहाँ पे है फेज एंगल 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज को तो मैं बताऊं कि 180 डिग्रीज में इनपुट और आउटपुट का जो सिग्नल है आउट ऑफ फेज रहते हैं, इनपुट और आउटपुट। समझो इनपुट का पॉजिटिव और आउटपुट का पॉजिटिव, इनपुट में तो आउटपुट में पॉजिटिव की जगह निगेटिव 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट देखने मिलेगा। निगेटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं, जहाँ पे हम मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस भी और फीडबैक कैपेसिटेंस की भी हमने डिस्कशन किया, तो एंगल 45 से लेके 90 डिग्रीज तक के फेज शिफ्ट में, फेज शिफ्ट तक का हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ाते हैं, इनपुट फ्रीक्वेंसी। और यह मैक्सिमम वैल्यू इनपुट फ्रीक्वेंसी का जो मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड करता है वेरी हाई इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि वहाँ पे फेज एंगल 180 डिग्रीज पे हो जाता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। आउट ऑफ फेज हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट सिग्नल मिलता है। और यहाँ पे 90 डिग्रीज तक मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस देखने मिलता है। साथ ही साथ फीडबैक कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी ग्रेजुअली इंक्रीज होने देखने मिलता है 90 डिग्रीज तक। यहाँ पे 90 डिग्रीज तक जो 90 डिग्रीज तक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू तक हम जाते हैं। तो हमको ये तो कंसिडर नहीं करना, ये यहाँ पे तो है जो है जो एम्पलीफायर है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, वो एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑपरेट करेगा। लेकिन हमको एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नहीं चाहिए। हमको सिर्फ ये जो कैपेसिटेंस अफेक्ट करते हैं वोल्टेज गेन पे, उनको उनके जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स को कैंसिल करना है। जैसे कि हमको एक अच्छा आउटपुट वोल्टेज मिले और अच्छा मैक्सिमम वोल्टेज गेन मिले। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए ए आर इक्वेलेंट जो है, जो बढ़ता है, और सी बी का जो ये है सी बी का जो रिएक्टेंस है, इनका जो रिएक्टेंस, और इसके साथ में ये भी एक इनपुट रिएक्टेंस, इनपुट कैपेसिटेंस बन जाता है ना, सिमिलर। तो ये सिमिलर इनपुट कैपेसिटेंस, इनका जो ये भी दोनों पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा अभी। तो ये सी एम आई और सी बी ए भी एक दूसरे के पैरेलल में होता है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आता है, और आर इक्विवेलेंट, इसका जो इनका जो तो इस इनका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका जो है रेजिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि दोनों में से सेम इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, तो एट फेज एंगल 145 डिग्रीज हमको मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज गेन मिल सकता है। वो उसको वहाँ पे एक हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जिसको मिलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं देख एक मिनट, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यहाँ रिक्वायरमेंट और ये बेस में चला जाएगा, सी
एम आई ये पैरेलली कनेक्टेड है, और ये सी बी, तो इसका इक्विवेलेंट बनता है वी इन, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, वी इन आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे बेस आएगा ट्रांजिस्टर का, और ये ट्रांजिस्टर के इंटरनल में जाएगा सी एम आई और सी बी सी, तो टोटल कैपेसिटेंस जो है सी एम आई प्लस सी बी और आर इक्विवेलेंट। तो इनका जो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, और इनके इनके इस इन कंपेरिजन इन कंपेयर्ड विथ सी एम आई और सी बी के है। तो इसके वोल्टेज ड्रॉप आने के कारण हमारे को वोल्टेज बेस में जो वोल्टेज मिलना, सिग्नल मिलना चाहिए वेरी लो, यानी कि वोल्टेज कम मिलता है। तो इस इफेक्ट को दूर एक यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड नेटवर्क बन जाता है। तो इस इफेक्ट को दूर करने के लिए इसका रेजिस्टेंस और इसका रिएक्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी सी। एफ सी क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ सी, एफ सी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल या फिर इसको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एक्स सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल होते हैं एट एफ सी। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी इंटू सी इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर एस पैरेलल्स आर वन पैरेलल्स आर टू पैरेलल्स बीटा आर ई डैश। तो अभी यानी कि एफ सी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना हमको, 1/2 पाई एक्स सी इंटू सी, और एक्स सी की वैल्यू आर इक्विवेलेंट है 1/2 पाई आर इक्विवेलेंट, यानी कि एक्स सी इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी। तो 1/2 पाई आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो ये एफ सी यानी कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम निकालते हैं, और एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फेज एंगल जो है इनपुट और आउटपुट के बीच में का फेज एंगल है 45 डिग्रीज होता है, यानी कि फेज एंगल ए गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एक्स सी, और आर इक्विवेलेंट और एक्स सी तो इक्वल है, यानी कि ये 1 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, ये क्या है, थीटा की वैल्यू, यानी कि एट 45 डिग्रीज फेज एंगल हमको हमको जो है, हमको जो है एक इस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मिलती है, और वहाँ पे एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फेज एंगल 45 डिग्रीज का होता है, तो वहाँ पे हमको मैक्सिमम वोल्टेज गेन मिल सकता है। तो इस वीडियो को हम थर्ड पार्ट में जारी रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फर्स्ट वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप जाके वहाँ से हम मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कुछ नहीं समझा तो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।